और आज की पहली कहानी दिल्ली की है। ये बात 2025 की है। 8 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे थाना सिविल लाइंस में एक फोन आया जिसने पूरे थाने में हलचल मचा दी। फोन एक महिला ने किया था। उसने बताया कि मजनू का टीला में उसकी सहेली और 6 महीने की बच्ची की हत्या हो गई है और तुरंत पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए। महिला की आवाज कांप रही थी, जिससे साफ था कि वह सदमे में है। फोन एसआई नितिन शर्मा ने उठाया। 2 हत्याओं की खबर सुनकर वह कुछ देर के लिए सन्न रह गए, लेकिन तुरंत गंभीरता के साथ फोन पर पूरी जानकारी लेने लगे। पता चला कि वारदात मजनू का टीला के F54 मकान के दूसरे माले पर हुई थी। कॉल करने वाली महिला का नाम रश्मि था और घटना उसके ही घर में हुई थी। बात करते करते रश्मि जोर जोर से रोने लगी थी। फोन रखने के बाद एसआई नितिन शर्मा ने कॉल करने वाली महिला रश्मि को समझाया कि वह घर के अंदर किसी भी सामान को हाथ न लगाए और जिस कमरे में हत्याएं हुई हैं उसके बाहर ही रहे। इसके बाद नितिन शर्मा सीधे अपने ऑफिस में गए और एसएचओ हनुमंत सिंह को पूरी घटना की जानकारी दी। खबर सुनते ही एसएचओ हनुमंत सिंह सक्रिय हो गए। वे तुरंत अपनी टीम तैयार करने लगे। उनके साथ एसआई रंजीत कुमार, नितिन शर्मा, हेड कांस्टेबल रणवीर, विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम को भी मौके पर जाने का आदेश दिया गया। सब मिलकर बिना देर किए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ही एसएचओ ने फॉरेंसिक टीम को भी सूचना भिजवा दी ताकि वे मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर सकें। इस तरह पुलिस की पूरी टीम तेजी से मजनू का टीला की ओर बढ़ चली, जहां दोहरे हत्याकांड ने दहशत का माहौल बना दिया था। घटनास्थल थाने से बहुत दूर नहीं था। पुलिस की गाड़ी जब F54 पर पहुंची तो वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। माहौल तनाव और सनसनी से भरा हुआ था। हेड कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम ने तुरंत भीड़ को पीछे हटाया ताकि पुलिस अंदर जा सके। एसएचओ हनुमंत सिंह और एसआई नितिन शर्मा जैसे ही वैन से उतरे, एक शख्स रोता बिलखता हुआ उनके पास आ गया। उसकी हालत से साफ था कि वही मृतका का करीबी है। पुलिस उसके साथ सीढ़ियां चढ़कर दूसरे माले पर पहुंची, जहां वह कमरा था जिसने सबको दहला दिया। कमरे के अंदर का नजारा भयावह था। एक युवती और 6 महीने की मासूम बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची की लाश पलंग पर थी, जबकि युवती का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। दोनों का गला बेरहमी से रेता गया था। कमरे की हालत देखकर साफ हो गया कि युवती ने पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। एसएचओ हनुमंत सिंह भी इस सवाल से विचलित थे कि आखिर इतनी निर्दयता किसने और क्यों दिखाई होगी। पुलिस अधिकारियों ने दोनों शवों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसी समय फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। एसएचओ हनुमंत सिंह ने टीम को निर्देश दिया कि वे कमरे से हर छोटा बड़ा सबूत सावधानी से इकट्ठा करें। इसके बाद वे बाहर निकल आए और इस दोहरे हत्याकांड की सूचना उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी विनीता त्यागी को दे दी। घर के बाहर बच्ची का पिता उदास खड़ा था। पास ही उसकी पत्नी रश्मि थी, जिसे रोते हुए आसपास की महिलाओं ने संभाल रखा था। रश्मि वही महिला थी जिसने थाने में फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी थी। जांच में पता चला कि घर के अंदर मृत मिली युवती का नाम सोनल था। वह ए ब्लॉक में रहती थी और अपने लिव इन पार्टनर से लंबे समय से अनबन चल रही थी। इसी वजह से पिछले 4-5 दिनों से वह रश्मि के घर पर रह रही थी। रश्मि उसे अपनी सहेली की तरह मानने लगी थी। रश्मि ने बताया कि उसके पति दुर्गेश सुबह ही अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर चले गए थे। उनकी एक बड़ी बेटी दिया स्कूल जाती थी, जबकि छोटी बच्ची यशिका केवल 6 महीने की थी। दोपहर में जब रश्मि अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने गई थी, तब उसने यशिका की देखभाल की जिम्मेदारी सोनल को सौंपी थी। लेकिन जब वह बेटी को लेकर वापस घर लौटी तो दरवाजा भीतर से बंद मिला। धक्का देने पर दरवाजा खुल गया और अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। रश्मि ने पुलिस को बताया कि जैसे ही उसने कमरे में दाखिल होकर खून से लथपथ सोनल का शव देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई। घबराकर वह और भीतर गई तो पलंग पर अपनी 6 महीने की बच्ची यशिका को भी खून से सना पड़ा पाया। दोनों का गला बड़ी बेरहमी से रेता गया था। यह दृश्य देखकर रश्मि पूरी तरह बदहवास हो गई। वह तुरंत बाहर भागी, पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उनके कहने पर थाने में फोन किया। साथ ही अपने पति दुर्गेश को भी घर बुला लिया। जांच के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि सोनल की किसी से पुरानी रंजिश हो सकती है और हत्यारा मौका पाकर यहां पहुंचा होगा।
लेकिन 6 महीने की मासूम यशिका की मौत ने सभी को हैरान कर दिया। इतनी छोटी बच्ची तो किसी को पहचान भी नहीं सकती थी, न ही कोई कुछ बता सकती थी। पुलिस भी अब तक ये समझने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ। जब दुर्गेश से पूछा गया कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी, तो उसने साफ कहा कि उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है। उसका कहना था कि उसने जिंदगी में कभी दुश्मन नहीं बनाए, वह सीधा सादा जीवन जीता है। अपनी बेटी की मौत से टूट चुके दुर्गेश की बस एक ही मांग थी, कातिल को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जाए। इस बीच डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी विनीता त्यागी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हालात का जायजा लिया और दोनों शवों का निरीक्षण किया। उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी गई। शुरुआती आकलन में एसीपी विनीता त्यागी को शक हुआ कि हत्या सोनल के बॉयफ्रेंड ने ही की होगी। दरअसल सोनल अपने लिव इन पार्टनर से झगड़े के बाद पिछले कुछ दिनों से रश्मि के घर रह रही थी। संभव था कि इसी बात से नाराज होकर बॉयफ्रेंड गुस्से में वहां आया हो और विवाद के दौरान सोनल की हत्या कर दी हो। लेकिन सवाल अब भी वही था, सोनल के साथ मासूम यशिका को क्यों मारा गया? यही पहेली पुलिस को सबसे ज्यादा उलझा रही थी। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा कर अपना काम पूरा कर लिया था। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी की और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद रश्मि और उसके पति से सोनल के लिव इन पार्टनर का पूरा पता लिया गया और एसआई नितिन शर्मा को उसकी तलाश की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसीपी विनीता त्यागी का शक सही दिशा में जाता दिख रहा था। सोनल का लिव इन पार्टनर ही इस हत्या का प्रमुख संदिग्ध माना जा रहा था। नितिन शर्मा जब ए ब्लॉक पहुंचे और वह कमरा देखा जहां सोनल कुछ महीनों से अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, तो पाया कि कमरे पर ताला लटका हुआ था। उन्होंने तुरंत यह सूचना थाने में दी। इसके बाद उनकी मदद के लिए एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार को भी मौके पर भेजा गया। दोनों अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि सोनल का पार्टनर निखिल कुमार था। वह शराब पीने का आदी था और अक्सर सोनल से झगड़ता मारपीट करता था। सोनल की जिंदगी इन झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। जांच में यह भी सामने आया कि सोनल हाल ही में गर्भवती हुई थी। निखिल बच्चा चाहता था, लेकिन सोनल ने उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भपात करवा लिया, जिससे निखिल काफी नाराज हो गया। 4 दिन पहले दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और सोनल अपना बैग लेकर अपनी सहेली रश्मि के घर आकर रहने लगी थी। निखिल के परिवार के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। उसके पिता 2 भाई और एक बहन भी मजनू का टीला इलाके में ही रहते थे। जब पुलिस वहां पहुंची और निखिल के बारे में पूछा, तो घर वालों का रवैया बेहद ठंडा था। निखिल की छोटी बहन मीनाक्षी ने पुलिस को साफ बता दिया कि उसके खराब स्वभाव की वजह से परिवार उससे कोई रिश्ता नहीं रखता। घर वालों के लिए निखिल मानो मर चुका था। हालांकि पूछताछ आगे बढ़ी तो निखिल के पिता मोहन राम ने ज्यादा जानकारी देने से कतराया। तभी निखिल के बड़े भाई कर्ण ने बताया कि उनका परिवार हल्द्वानी उत्तराखंड में रहता है और लगता है कि निखिल वहीं गया होगा। कर्ण ने पुलिस को हल्द्वानी का पता दे दिया। पुलिस ने निखिल के परिवार से कहा कि अगर निखिल उनसे संपर्क करे तो तुरंत उन्हें बता दें। वहीं एसएचओ हनुमंत सिंह ने मौके की जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। इसी जांच में एक अहम सबूत सामने आया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि निखिल दोपहर में रश्मि के घर चुपके से दाखिल हो रहा था। यह तस्वीर पुलिस के लिए सबसे बड़ा प्रमाण थी कि सोनल और मासूम यशिका की हत्या के पीछे निखिल ही था। एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार और एसआई नितिन शर्मा जब थाने लौटे तो उन्होंने निखिल के लापता होने और उसके हल्द्वानी भाग जाने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। डीसीपी राजा बांटिया के निर्देश पर तुरंत 2 टीमें गठित की गईं। एक को उत्तराखंड के हल्द्वानी भेजा गया और दूसरी को टनकपुर के बनबसा बॉर्डर पर तैनात किया गया। पुलिस को आशंका थी कि निखिल नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई। पुलिस की यह तेजी रंग लाई। निखिल ने बड़ी गलती कर दी थी। 8 जुलाई की रात उसने अपनी बहन मीनाक्षी को फोन कर यह बताया कि वह हल्द्वानी में है और पैसे का इंतजाम कर नेपाल भागने की योजना बना रहा है। मीनाक्षी ने तुरंत उसका नंबर पुलिस को दे दिया। उसी फोन कॉल को ट्रेस कर पुलिस ने निखिल को हल्द्वानी से दबोच लिया। महज 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और 9 जुलाई 2025 को उसे दिल्ली लाकर थाने में पेश किया गया। सिविल लाइंस थाने में डीसीपी राजा बांटिया, एसीपी विनीता त्यागी और पूरी पुलिस टीम ने निखिल से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार निखिल टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि सोनल और रश्मि की 6 महीने की बच्ची यशिका की हत्या उसी ने की थी। निखिल की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की
तो आखिरकार उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि सोनल से उसका रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता शक, झगड़े और अविश्वास में बदल गया। 4 साल पहले हल्द्वानी में एक दोस्त की पार्टी में निखिल और सोनल की पहली मुलाकात हुई थी। सोनल नैनीताल से आई थी और अपनी सहेली के कहने पर पार्टी में शामिल हुई थी। निखिल ने पहली नजर में ही उसे दिल दे दिया था। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और सोनल वहीं रुक गई। जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध बने और सोनल गर्भवती हो गई। समय पर गर्भपात न हो पाने के कारण सोनल ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अविवाहित होने की वजह से उन्होंने अल्मोड़ा में उस बच्चे को 2 लाख रुपए में एक जरूरतमंद दंपत्ति को बेच दिया। उस पैसे से दोनों दिल्ली आ गए और किराए के कमरे में रहने लगे। शुरू में उनका रिश्ता सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे निखिल की शराब की आदत ने सब बिगाड़ दिया। निखिल शादी करके घर बसाना चाहता था, लेकिन सोनल हर बार उससे दूरियां बनाने लगी। कुछ महीनों बाद सोनल फिर से गर्भवती हुई। निखिल इस बार बच्चा चाहता था, लेकिन सोनल ने उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भपात करवा लिया। यही बात निखिल के दिल में नफरत और शक का बीज बो गई। उसे लगने लगा कि सोनल का रिश्ता रश्मि के पति दुर्गेश से है और शायद वही बच्चे का पिता था। इसी शक ने निखिल को भीतर ही भीतर तोड़ दिया। हत्या वाले दिन यानी 8 जुलाई 2025 को निखिल चुपके से रश्मि के घर पहुंचा। उस वक्त रश्मि अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने गई थी और सोनल घर पर थी। निखिल ने सोनल को मनाने की कोशिश की कि वह उसके साथ वापस चले, लेकिन सोनल ने साफ मना कर दिया। कहासुनी बढ़ी और निखिल का गुस्सा भड़क उठा। उसने चाकू से सोनल का गला रेत दिया, लेकिन यह खून वहीं खत्म नहीं हुआ। कमरे में पलंग पर 6 महीने की मासूम यशिका सो रही थी। निखिल के मन में दुर्गेश के प्रति बदले की आग जल रही थी। उसने सोचा कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी बेटी को भी वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी नफरत में उसने मासूम यशिका की भी हत्या कर दी। वारदात के बाद निखिल घर लौट आया और पछतावे व डर के बीच झूलता रहा। हल्द्वानी भाग गया। वहां से नेपाल निकलने की योजना बनाई और पैसों का इंतजाम करने के लिए दोस्तों व रिश्तेदारों को फोन करने लगा। उसने अपनी बहन मीनाक्षी से भी मदद मांगी, लेकिन उसी फोन कॉल ने उसे पकड़वा दिया। दिल्ली लाए जाने के बाद उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि यह खून उसी ने किया है। उसने माना कि सोनल से उसे बेहद प्यार था, लेकिन शक और गुस्से में उसने न सिर्फ अपनी प्रेमिका को बल्कि एक मासूम जिंदगी को भी मौत के घाट उतार दिया। निखिल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रहा था कि वह अच्छा प्रेमी साबित नहीं हो सका। अंत में पुलिस ने रश्मि को वादी बनाकर निखिल के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और सोनल का मोबाइल भी उसके पास से बरामद कर लिया। सोनल की हत्या की खबर नैनीताल में उसके मायके पहुंचाई गई। सोनल के पिता गिरीश चंद्र आर्या कई सालों से उससे नाराज थे और बेटी से नाता तोड़ चुके थे। लेकिन जब सिविल लाइंस थाने से फोन आया कि उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है, तो उनका दिल टूट गया। गिरीश चंद्र अपनी पत्नी और परिवार सहित तुरंत दिल्ली पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सोनल का शव उनके हवाले कर दिया। बेटी की निठुर मौत देखकर गिरीश चंद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जिस बेटी को उन्होंने जिद और गलत फैसलों की वजह से जीवन से काट दिया था, उसी बेटी को अब मिट्टी में मिलाना उनकी मजबूरी बन गई थी। उधर रश्मि और दुर्गेश पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब पुलिस ने उनकी मासूम बेटी यशिका की डेड बॉडी उन्हें सौंपी, तो दोनों बेसुध होकर फूट फूट कर रो पड़े। मां रश्मि का कलेजा चीरने वाला यह मंजर पूरे थाने में मौजूद लोगों की आंखें नम कर गया। एक तरफ बेटी खोने का दर्द और दूसरी तरफ उसकी हत्या जिस तरह से हुई थी, उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। और आज